और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मेरे यार तो लेकर आ चुका हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एक और नए एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग यानी कि हेवनली स्क्वाड एजेंसी को इस फ्लावर गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और इसी बात पर बात करने के लिए हेवनली स्क्वाड एजेंसी में एल्डर काउंसिल हो रहा था, जहाँ पर कि शिपमेंट मैनेजर ने ये बताया था कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी ने वोल्सेंग ब्रिज के आसपास के शराब खानों और पौथलों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, जो कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के लिए खुशी की बात है। तो अब आगे यानी कि इस एपिसोड के शुरुआत में शिपमेंट मैनेजर बोलता है, दूसरी और सबसे जरूरी बात पीस फ्लावर गार्डन के बारे में है। अभी के लिए 3 चीफ स्क्वाड वॉरियर हैं और पास हॉलो में से 20 स्क्वाड वॉरियरों को वहां पर भेजा गया। ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन हमें एक मेन हॉल को चुनना होगा जो पीस फ्लावर गार्डन का इंचार्ज बनेगा। स्क्वाड कमांडर बोलता है, जैसा कि एक हफ्ता पहले ब्लू ड्रैगन हॉल मास्टर के द्वारा मेंशन किया गया था, ये सिर्फ एक 17 पवेलियन मास्टर का आइडिया था। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट भी हम उनके प्लान की वजह से हासिल कर पाए, जिससे ये साबित हो जाता है कि उन्हें ही इस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन का इंचार्ज बनना चाहिए। ड्रैगन ब्रदर बोलता है, लेकिन 17 पवेलियन में कोई भी स्क्वाड वॉरियर नहीं है। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, अगर वो चाहे तो वो दूसरे पवेलियनों से मदद ले सकता है, ये तो आम सी बात है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट के इंचार्ज थे तब आपने भी ऐसा ही किया था। लेकिन यंग मास्टर बोलता है, जब मैं इंचार्ज था और मेरे पास लोगों की कमी थी तब मुझे दूसरे पवेलियनों से थोड़ा बहुत ही मदद मिला, और अभी के जो हालात है वो इसके हिसाब से बहुत ही अलग है। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी दूसरे स्क्वाड एजेंसियों को टक्कर देने के लिए कंपटीशन करता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से एजेंसी के अंदर 5 हॉल और 16 पवेलियन आपस में कंपटीशन करता है। प्रिंस जेंग और पीस फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्शन करने का ये कॉन्ट्रैक्ट पांचों हॉल के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी की तरह है, और इसी वजह से सेकंड ब्रदर योलरियोंग बहस कर रहा है। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर पूछता है, तो फिर आप इस बात के लिए क्या कहना चाहते हैं? सेकंड यंग मास्टर बोलता है, मुझे लगता है कि पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी येलो ड्रैगन हॉल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन यंग मास्टर आगे बोलता है, मैं मानता हूँ कि 17वें पवेलियन मास्टर की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया, लेकिन जिनके स्क्वाड वॉरियरों ने बैलों से लड़कर प्रिंस जेंग के फैमिली और प्रिंस जेंग को बचाया, और जिन्होंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस जेंग के साथ मुलाकात करने का अपॉर्चुनिटी तैयार किया, वो येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर था। रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है कि येलो ड्रैगन हॉल मास्टर के पास कई सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन इन सब में 17वें पवेलियन मास्टर का चेहरा होनी चाहिए। और तभी ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर खासते हुए बोलता है, वैसे क्या आप सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा ध्यान से देखा है? इस बात से वहाँ पर मौजूद किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बोलता है, 17वें पवेलियन मास्टर इतना ज्यादा होशियार है कि वो किसी भी एग्जाम में फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक ऐसा इंसान नानजेक मर्चेंट यूनियन के लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय दूसरों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका देगा? शिपमेंट मैनेजर बोलता है, ब्लू ड्रैगन हॉल मास्टर बिल्कुल सही है। नानजेक मर्चेंट यूनियन के लीडर ने स्पेशली एक कंडीशन रखा है, और वो ये है कि 17th पवेलियन मास्टर को ही पीस फ्लावर गार्डन का इंचार्ज बनना होगा। ये सुनकर सेकंड यंग मास्टर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार वो ऐसा क्यों करेगा? ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, इस बार में तो हमें उनसे ही पूछना होगा। और फिर झोंगरियोंग से पूछता है, अगर आपके पास कोई भी स्क्वाड वॉरियर नहीं है तो फिर आपके पास आपके पवेलियन को कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की हिम्मत कैसे हुआ? सभी लोग झोंगरियोंग के जवाब सुनने के लिए उसके तरफ देखने लगता है, और झोंगरियोंग बताता है, सेकंड ब्रदर मेरा मतलब है कि हिडन ड्रैगन हॉल के मास्टर के बातें बिल्कुल सही हैं। जब हमारे पास एक भी स्क्वाड वॉरियर नहीं है तो फिर सिर्फ 17वें पवेलियन पीस फ्लावर गार्डन का इंचार्ज नहीं बन सकता। ये ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि ये उन लोगों के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर पूछता है, तो अब क्या किया जाए? झोंगरियोंग थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है, मैं पीस फ्लावर गार्डन का कॉन्ट्रैक्ट येलो ड्रैगन हॉल को सौंप दूंगा। जिस बात को सुनकर सभी हैरान हो जाता है, और ब्लू ड्रैगन हॉल मास्टर पूछता है, क्या आप मदद
मदद मांगने के बजाय इसे दूसरों को सौंपने वाले हैं, तो फिर आप पहले कॉन्ट्रैक्ट में 17 पवेलियन क्यों लिखा? झोंगर्योंग बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी हॉल और पवेलियन के पास कोई ना कोई शराब खाने या दूसरे संपत्ति हैं, और इसी वजह से वो पूरे प्रोटेक्शन फी का आधा हिस्सा पाने का हकदार हैं, चाहे हालात कुछ भी हो। तो इसी वजह से मैं 17वें पवेलियन मास्टर होने के नाते जिसके पास एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं टोटल 200 नियांग में से 100 नियांग का दावा करता हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी शॉक हो जाता है और शिपमैन मैनेजर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आखिरकार लोग भी अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। ये बात वो तारीफ के तौर पर बोलता है। वो आगे झोंगर्योंग को बोलता है, लेकिन भले ही आपके पास एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जब सारा काम येलो ड्रैगन हॉल कर रहा है तब आप बैठे बैठे आधा हिस्सा कैसे ले सकते हैं? झोंगर्योंग बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैं सारा पैसा अकेले नहीं लेने वाला हूँ। मैं टोटल 100 नियमों में से 50 नियम येलो ड्रैगन हॉल को दूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मैं पीस फ्लावर गार्डन में एक स्क्वाड वॉरियर के तौर पर रहूंगा और येलो ड्रैगन हॉल के एक न्यूबी स्क्वाड वॉरियर जितना ही वेतन लूंगा। और फिर अपने मन में बोलता है, यही मेरा असली गोल था, येलो ड्रैगन हॉल ग्लोरी को हासिल करेगा जबकि मैं असली प्रॉफिट करूंगा। येलो ड्रैगन हॉल जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50 नियंग एक छोटी रकम है। जब पीस फ्लावर गार्डन को गार्ड करने के लिए इतना कम रकम मिलेगा तब बाकी के हॉल इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर येलो ड्रैगन हॉल पीस फ्लावर गार्डन और प्रीत चेंग को प्रोटेक्ट करता है तो फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा फेम मिलेगा, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि एल्डर काउंसिल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। स्क्वाड किंग येलो ड्रैगन हॉल मास्टर से पूछता है, क्या येलो ड्रैगन हॉल इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? वो कुछ देर तक सोचने के बाद झोंगर्योंग की तरफ देखने लगता है और फिर झोंगर्योंग के इशारा मिलने के बाद बोलता है, अगर हर कोई इससे सहमत है तो फिर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा और इसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन येलो ड्रैगन हॉल मास्टर और झोंगर्योंग को पीस फ्लावर गार्डन की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि येलो ड्रैगन हॉल मास्टर झोंगर्योंग से पूछता है, क्या आप परेशान हैं? झोंगर्योंग पूछता है, आखिर किस लिए? येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बताता है, कल एल्डर काउंसिल में जो हुआ उस बारे में। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के घटनाओं के दौरान हमारे बीच काफी लगाव हो गया है, लेकिन फिर भी आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप परेशान हैं। झोंगर्योंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, सच कहूँ तो एल्डर काउंसिल होने के पहले रात के वक्त मैडम पर्पल ब्लॉसम मुझसे मिलने के लिए आई थी। दरअसल स्क्वाड किंग के 3 पत्नियां थी, जिनमें से पहले पत्नी को पेयर फ्लावर बहुत ही ज्यादा पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अपने रेसिडेंट में पेयर के ट्री लगाया और उन्होंने अपना रेसिडेंट का नाम भी पेयर ब्लॉसम पवेलियन रखा। इसी वजह से स्क्वाड किंग ने उसे निकनेम मैडम पेयर ब्लॉसम दिया, जिसके बाद से हर कोई उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे पत्नी के रेसिडेंट में बहुत सारे पर्पल फ्लावर और ग्रीन ट्री थे, जिस वजह से उन दोनों को मैडम पर्पल ब्लॉसम और मैडम ग्रीन ब्लॉसम कहा जाने लगा, जो कल रात येलो ड्रैगन हॉल मास्टर से मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो सेकेंड यंग मास्टर के माँ थी। उसके माँ के फैमिली को पर्पल रिवर यूनियन के नाम से जाना जाता है, जो कि शाओजिंग में काफी फेमस है। इसके बाद हमें फिर से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रेड ड्रैगन हॉल झोंगर्योंग को बोलता है, पर्पल रिवर मर्चेंट यूनियन हुइजो मर्चेंट का हिस्सा है, जिसे कॉन्टिनेंट पर सबसे बेस्ट बिजनेस ग्रुप कहा जाता है। मुझे पता नहीं है कि आप इस बात को जानते हैं या फिर नहीं, लेकिन येलो ड्रैगन हॉल का 20% प्रॉफिट हुइजो मर्चेंट की तरफ से ही आता है। इसी वजह से मैडम पर्पल ब्लॉसम के रिक्वेस्ट को इनकार करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इसे बदलने का कोई भी तरीका नहीं है। झोंगर्योंग बोलता है, मुझे लगा था कि उसका पर्पस आपको जीतना था, लेकिन इसके बजाय उसने आपको धमकी दी। और अपने मन में बोलता है, मैं अब समझा कि एल्डर काउंसिल के दौरान येलो ड्रैगन हॉल मास्टर कुछ भी क्यों नहीं कहा।
तीनों पत्नियां आमतौर पर आसानी से किसी के सामने नहीं आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें जब चाहे अपना प्रभाव डालने की ताकत है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर झोंगरियोंग को बोलता है, ये जाहिर सी बात है कि तीनों पत्नियां आप पर नजर रख रही हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसे मिसालें हैं जिनमें वो जो चाहते थे वो किसी भी हालत में हासिल कर लेते थे। झोंगरियोंग पूछता है, आखिरकार आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, मान लीजिए कि ये मुझे फेयर फ्लावर गार्डन के इंचार्ज बनाने के बदले में है। खैर, ये देखते हुए कि आप कितना ज्यादा शातिर है, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये सब नहीं भी बताता तो भी आपको ये सब पता चल जाता। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, अगर वो सही है और स्क्वाड किंग की पत्नियां मुझसे सावधान है तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब ये भी है कि येलो ड्रैगन हॉल मास्टर अभी भी पूरी तरीके से सेकेंड यंग मास्टर के साइड में नहीं है। और इस फ्लावर गार्डन में यूनियन लीडर को चाय पीता हुआ दिखाया जाता है और वो येलो ड्रैगन हॉल मास्टर से पूछता है, वैसे क्या वो एसेसिन अब तक पकड़ा नहीं गया है? येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन बैलों को किसने और कहां से खरीदा था। हमें वो तीर मिल गया था जिससे उस एसेसिन ने अटैक किया था और हमने कुछ तीरंदाजों और तीर बनाने वालों से पूछताछ भी की, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये काम होंगजो का है। वहाँ पर प्रिंस सिंह और झोंगरियोंग भी मौजूद होता है, जहाँ पर कि प्रिंस सिंह बोलता है, एसेसिन को ढूंढने में ज्यादा कोशिश मत करो। अगर वो सचमुच मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा बेताब है तो फिर वो दोबारा वापस जरूर से आएगा। जो सुनकर यूनियन लीडर हैरान होते हुए बोलता है, इंपीरियल हाइनेस, क्या आप एसेसिन से नहीं डरते हैं? प्रिंस सिंह हंसते हुए बोलता है, आखिरकार कौन ही होगा जो उनसे नहीं डरेगा, लेकिन एक लंबे समय तक रॉयल फैमिली का मेंबर होने की वजह से मुझे अब इन सब चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, योर हाइनेस, आज से मेरा येलो ड्रैगन हॉल से वेटरन स्क्वाड और योर पीस फ्लावर गार्डन में रहेंगे और आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए आप बेफिक्र होकर आराम से रहिए। प्रिंस सिंह बोलता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए ज्यादा वार्डन नहीं होगा, हम आपके क्यार में रहेंगे। झोंगरियोंग बोलता है, हम अपना बेस्ट करेंगे योर हाइनेस। और तभी पीछे से प्रिंस सिंह की बेटी वहाँ पर आते हुए बोलती है, पिताजी ये मैं हूँ। प्रिंस सिंह बोलता है, अच्छा चलो अंदर आओ। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस सिंह के बेटी ने वहाँ पर बहुत सारे डम्पलिंग्स लेकर आई हैं। वो बोलती है, मैं कुछ डम्पलिंग्स लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ खास मेहमान आया है। और फिर प्रिंस सिंह को शराब देते हुए बोलती है, ये बीजिंग से लाई गई जीमो ओल्ड वाइन है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है इसीलिए मैंने इसे थोड़ा गर्म किया। प्रिंस सिंह पूछती है, क्या तुमने इसे अपने हाथों से बनाया? प्रिंस सिंह की बेटी बोलती है, हाँ। फिर वो सभी को शराब दे देती है, लेकिन झोंगरियोंग जब उसे पीता है तब उसको एक जोरदार झटका लगता है। वो अपने मन में बोलता है, क्या ये सिर्फ गर्म पानी है? लेकिन प्रिंस सिंह हंसते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर प्रिंस सिंह की बेटी खुश होते हुए बोलती है, मुझे खुशी है कि आपको ये अच्छा लगा, क्यों ना आप लोग कुछ डम्पलिंग्स भी ट्राई करें। झोंगरियोंग डम्पलिंग खाते हुए अपने मन में बोलता है, शायद से डम्पलिंग खराब नहीं होगी। एक बाइट लेते ही वो बहुत ही ज्यादा गंदा मुंह बना देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर ना चाहते हुए भी डम्पलिंग्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। प्रिंस सिंह की बेटी झोंगरियोंग से पूछती है, आपको ये कैसा लगा यंग मास्टर ली? झोंगरियोंग बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लेकिन माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं ये सब नहीं खाता। जो सुनकर प्रिंस सिंह की बेटी बोलती है, क्या मुझे कुछ और बनाना चाहिए था? ये सुनते ही झोंगरियोंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। प्रिंस सिंह की बेटी बोलती है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत सारे सामान बची हुई है, मैं हर किसी के लिए बहुत ही शानदार खाना बनाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसके जाते ही सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगता है। प्रिंस सिंह बोलता है, शायद से वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ही मेंशन में कैद रही है, लेकिन उसे खाना बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की, क्योंकि रॉयल फैमिली की एक औरत होने के नाते ये काम उसके लायक नहीं है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि
हाल फिलहाल चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए मैं साल में उसे सिर्फ एक बार ही बाहर आने देता हूँ, वो भी तब जब हम होंगजो आते हैं। यही वजह है कि वो हर समय सर्दी के मौसम का इंतजार करती रहती है। वो होंगजो के फेमस रेस्टोरेंट में घूमना चाहती है और जियांगनान के डिशेस के बारे में जानना चाहती है। इसे सुनने के बाद जोंगर्योंग अपने मन में बोलता है, एक साल में सिर्फ एक बार, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका जिंदगी कितना ज्यादा थकाव और उदासी से भरी हुई है। इसके बाद प्रिंस जिंग येलो ड्रैगन हॉल मास्टर को बोलता है, दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछना है। हाल ही में हमारे ऊपर हुए हमले के वजह से मैं काफी ज्यादा सावधान हूँ, लेकिन क्या किसी भी तरह मेरे बेटी को होंगजो के किसी रेस्टोरेंट में घुमाने के लिए ले जाना मुमकिन है? येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है योर हाइनेस, लेकिन अगर आप कहे तो फिर मैं सभी कुक को यहाँ पर आने के लिए कह सकता हूँ। प्रिंस सिंह बोलता है, दरअसल बाहर जाने का वजह सिर्फ खाना नहीं है, अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर ये काम तो मैं भी कर सकता था और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछता। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, गुस्ताखी माफ योर हाइनेस, लेकिन जबकि एसेसन अभी भी खुला घूम रहा है तो फिर बाहर एक रेस्टोरेंट में घूमने जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। प्रिंस जिंग बोलता है, ठीक है, मैं आपके बातों पर ध्यान दूंगा और मेरे पत्नी और मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जोंगर्योंग को सोचने लगता है और यूनियन लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, अगर येलो ड्रैगन हॉल मास्टर और हेवनली स्क्वाड एजेंसी पर भरोसा कम हो जाए तो फिर इस ओल्ड वाइपर को इंटरफेयर करने का और भी मौका मिल जाएगा और मेरे रहते हुए मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो प्रिंसेस को बोलता है, योर हाइनेस, प्रिंसेस को सही सलामत बाहर ले जाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। जिसे सुनकर प्रिंसेस पूछता है, क्या एक रास्ता है? क्या आप सच बोल रहे हैं? जोंगर्योंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, आउटसेट के ब्लैक मार्केटों में से एक में एक बहुत ही कीमती आइटम मिलता है जिसे सिल्वर स्केल आर्मर कहा जाता है, जिसे ना कोई ब्लेड और ना ही कोई तीर भेद सकता है। ये हल्का, पतला और लचीला भी है, इसीलिए ये प्रिंसेस पर फिट होना चाहिए। और अपने मन में बोलता है, मैं यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैं अभी पहना हुआ हूँ। मैंने इसका नाम सिल्वर स्केल आर्मर इसीलिए कहा क्योंकि मैं लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि ये क्या है। यूनियन लीडर पूछता है, कपड़ों के नीचे आर्मर पहनना क्या ये प्रिंसेस के सेफ्टी के लिए काफी है? जोंगर्योंग बोलता है, हम प्रिंसेस को एक स्कॉलर के तरह दिखाने के लिए भेज बदलने में माहिर किसी इंसान को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्क्वाड वॉरियरों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं जो चाबुक, तलवार और छुपे हुए हथियार चलाने में माहिर है। वो लोग प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए उनके साथ ही होने का दिखावा करेंगे। प्रिंस जिंग बोलता है, अच्छा तो 3 तरह के सेफ्टी के तरीके। और फिर येलो ड्रैगन हॉल मास्टर से पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है, सबसे जरूरी बात ये तय करना है कि प्रिंसेस के आइडेंटिटी रिवील ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर फेस इतना अच्छा हो कि मैं भी प्रिंसेस को पहचान ना पाऊँ तो ही मैं गार्ड लीडर के तौर पर इसका इजाजत दूंगा। जोंगर्योंग बोलता है, भले ही इसमें समय लगे लेकिन मैं भेष बदलने का एक अच्छा मास्टर ढूंढूंगा, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम तो है। प्रिंस सिंह पूछता है, आखिर कैसी प्रॉब्लम? जोंगर्योंग बोलता है, क्योंकि मैंने और येलो ड्रैगन हॉल मास्टर ने प्रिंसेस के हाथों से बनाए हुए शराब पिया था, तो इस वजह से भेष बदलने वाले मास्टर के लिए मैं ही पे करूंगा। और फिर यूनियन लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन प्रॉब्लम सिल्वर स्केल आर्मर की कीमत है। जोंगर्योंग की बातें सुनकर यूनियन लीडर को एक झटका लगता है, लेकिन वो स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं, इसकी कीमत मैं दूंगा, लेकिन ये कितना है? जोंगर्योंग बोलता है, 1 गोल्ड के नियान। जिसे सुनकर यूनियन लीडर खुश होते हुए बोलता है, सिर्फ इतना ही। और तभी जोंगर्योंग बोलता है, 8 दिन के। जिसे सुनते ही यूनियन लीडर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि अगर हम इसे 5 दिन के लिए भाड़े में ले तो फिर मुझे इसके लिए 5 नियंग देना होगा? जोंगर्योंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो जान बचाता है।
और अगर बात प्रिंसेस की जान बचाने की हो तो फिर इसका कीमत 100 गोल्ड के नियम भी कम होगा। रिंजेन बोलता है ठीक है, मैंने भी शराब पी है, इसके लिए मैं पे कर दूंगा। लेकिन ये बात इंडियन लीडर के इज्जत पर आ जाता है। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आप इंपीरियल हाइनेस है, मेरे रहते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस फ्लावर गार्डन में रहते दौरान जो भी खर्चा होगा वो मेरे द्वारा पे किया जाएगा। और फिर झोंगरियोंग को बोलता है अगर इससे प्रिंसेस खुश हो जाता है तो फिर कुछ गोल्ड के नियम कुछ भी नहीं है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। रिंजोंग बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पर प्रिंस जेंग के बेटी और भी खाना लेकर आ जाती हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। प्रिंसेस बोलती है पिताजी मैं और भी डम्पलिंग्स लेकर आई हूँ। वो डम्पलिंग्स देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। 17 पवेलियन यानी कि झोंगरियोंग के पवेलियन में सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि सामने की तरफ कुछ देख रहा था। दरअसल झोंगरियोंग वहाँ पर कुछ काम कर रहा था और सर्वेंट उसी को देख रहा था। वो बोलता है यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। झोंगरियोंग बताता है मैं अपने स्केल आर्मर को रेनोवेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को इसके बारे में पता चलने नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर हो सकता है कि लोग मुझसे ये छीनने की कोशिश करें। सर्वेंट पूछता है क्या ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल आइटम है। झोंगरियोंग बोलता है क्या तुम इसे देखकर पता नहीं लगा पा रहे हो। सर्वेंट बोलता है नहीं तो। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैं इसे छुपाने में कामयाब हो गया। सर्वेंट बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। झोंगरियोंग बोलता है इसके बारे में भूल जाओ, बस जाकर मेरे लिए कुछ चाय लेकर आओ। सर्वेंट ठीक है बोलकर वहाँ से चाय लेने के लिए चला जाता है और झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है आर्मर तैयार है और येलो ड्रैगन हॉल मास्टर ने कहा कि वो स्क्वाड वॉरियर को तैयार कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि मुझे एक अच्छे भेष बदलने वाले मास्टर को ढूंढना होगा। पता नहीं कि अब मुझे वो कहाँ मिलेगा। अगर मैं चेहरे बदलने वाले मास्क का सुझाव दिया होता तो फिर ये काफी अच्छा होता। और तभी वहाँ पर सर्वेंट चाय लाते हुए बोलता है यंग मास्टर हमारे यहाँ पर एक मेहमान आया है। झोंगरियोंग बोलता है एक मेहमान, आखिरकार कौन है वो। सर्वेंट बताता है उसने कहा कि वो बीजिंग से आपका दोस्त है, लेकिन हमें उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसीलिए मैं उसे रिसेप्शन हॉल के स्क्वाड वॉरियर के साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ। झोंगरियोंग सोचते हुए बोलता है मेरा दोस्त, क्या बीजिंग में मेरा कोई दोस्त भी है। अब तक तो आप लोगों ने इसे पहचान ही लिया होगा, ये पियोंगजिन के भेष में मिस सोसो है। दरअसल काफी वक्त गुजर जाने की वजह से झोंगरियोंग उसके बारे में भूल चुका है। वो बड़े ही ध्यान से मिस सोसो को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है इसका स्किन तो बिल्कुल मोती के जैसे है, वो एवरेस्ट लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ एक छोटी सी दोष शायद उसके कान के नीचे मौजूद तिल है। जरा एक मिनट रुको, तिल, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। मिस सोसो झोंगरियोंग को अपने तरफ इस तरीके से घूरते हुए देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है मिस्टर झोंगरियोंग काफी वक्त हो गया है, क्या आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। झोंगरियोंग बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। मिस सोसो बताती है मैं यांगजिन पियोंग हूँ। झोंगरियोंग मन में इस नाम को दोहराते हुए बोलता है यांगजिन पियोंग, जरा एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पियोंगजिन है, मेरा सबसे करीबी दोस्त। फिर वो उन दोनों स्क्वाड वॉरियरों को वापस भेज देता है और सर्वेंट को बोलता है जाकर हम दोनों के लिए सबसे कीमती शराब लेकर आओ। सर्वेंट बोलता है क्या शराब, क्या आप चाय नहीं पियेंगे। लेकिन फिर वो ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। झोंगरियोंग बोलता है जिन पियोंग, आखिरकार तुमने फिर से अपना चेहरा क्यों बदल दिया। मिस सोसो बोलती है कहते हैं कि एक स्कॉलर को बिछड़ने के 3 दिन बाद इतना बदल जाना चाहिए कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है फ्लावर वेनरेबल के हादसे के बाद से मैंने उसे अब तक नहीं देखा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस सोसो से दोबारा इस तरीके से मिलूंगा। मिस सोसो झोंगरियोंग को बोलती है मैंने इस खबर के बारे में सुना है, ये तुम्हारा ही 17 पवेलियन है ना जो तुम्हें मिला, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर कोई भी स्क्वाड वॉरियर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। झोंगरियोंग बताता है क्योंकि मुझे सिर्फ ये पवेलियन और पोजीशन ही मिला है। मिस सोसो बोलती है अच्छा तो ये बात है,
लेकिन अब तुम धीरे धीरे स्क्वाड वॉरियर और स्क्वाड ट्रेनर्स को रिक्रूट कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि देर हो चुका है, लेकिन इसके लिए कांग्रेचुलेशन। जोंगयोंग इसके लिए शुक्रिया कहते हुए पूछता है, वैसे तुम होंगजो कब आए? क्या तुम्हारे इंटरनल इंजरीज अब ठीक है? मैंने तुम्हारे भाई से कुछ खबर सुना था। मिसोसो बोलती है, मैं यहाँ पर 10 दिन पहले ही आया था और मेरे इंटरनल इंजरीज भी अब पूरी तरीके से ठीक है। जोंगयोंग पूछता है, लेकिन तुमने फिर से अपना भेष क्यों बदला? मिसोसो बताती है, तुम्हें तुम्हारे म्यूटेराइट आयरन के डैगर को वापस देने के लिए। जोंगयोंग पूछता है, क्या सिर्फ इसी वजह से? मिसोसो बताती है, मेरे दादाजी, पिताजी और भाई अब मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ उस स्क्वाड मिशन वाले काफिले में शामिल हुई थी, तब उन लोगों ने मुझे बेवजह ही गलत समझा। इस बात को सुनकर जोंगयोंग शर्माते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर आगे बोलता है, अरे हाँ, इस बात से मुझे एक बात याद आया। मेरे दोनों चाचा जी नामगोंग फैमिली के इनविटेशन के इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ये उम्मीद कर रहा है कि इस इनविटेशन को लाने वाले तुम ही होगे। जिसे सुनकर मिसोसो थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं और फिर जोंगयोंग को बोलती हैं, चिंता मत करो, ये कभी भी नहीं आने वाला है। मैं इसे किसी भी तरह रोक के रहूंगी। जोंगयोंग पूछता है, आखिरकार क्यों? मिसोसो बोलती है, क्योंकि तुम आना ही नहीं चाहते हो। ये सुनकर जोंगयोंग हैरान होते हुए पूछता है, कौन मैं? आखिरकार मैं आना क्यों नहीं चाहूंगा? क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो? मिसोसो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलती हैं, आखिरकार तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? तुम एक लड़की को एक अनजान जगह के एक सुनसान गुफा के अंदर छोड़कर कैसे आ सकते हो? ये जानने के बावजूद कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल थी, ऊपर से खाने के लिए तुमने सिर्फ मुझे कुछ चेस्टनट दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गिलेरी या कुछ और हूँ? क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुआ कि मैं सही सलामत घर वापस पहुँची या फिर नहीं? वैसे भी मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आओगे, लेकिन मुझे लगा कि तुम कम से कम एक लेटर भेजकर मुझसे ये पूछोगी कि मैं कैसी हूँ। ये सुनकर जोंगयोंग तो पूरी तरीके से सदमे में ही चला जाता है। मिसोसो बोलती हैं, खैर अगर तुम इतना ही ज्यादा निर्दयी इंसान हो तो फिर मेरे लिए तुमसे ऐसा उम्मीद करना शायद से ये मेरी ही गलती है। जोंगयोंग तुरंत ही मिसोसो के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ और चलो चलकर कुछ पीते हैं। नहीं, चलो ढाबे में चलकर कुछ पीते हैं। मिसोसो बोलती है, नहीं, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। जोंगयोंग उसे ले जाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम ये झूठ बोल रहे हो। और तभी हमें अचानक से उन दोनों के पीछे दो शैडो को दिखाया जाता है, जो कि असल में शिपमैन मैनेजर और स्क्वाड कमांडर होता है। मैन मैनेजर बोलता है, क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? स्क्वाड कमांडर बोलता है, अगर आप भी मेरे जैसा ही सोच रहे हैं तो फिर हाँ। इसके बाद दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोलता है, प्यार सच में बहुत ही खूबसूरत चीज है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शराब खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि दोनों ही शराब पी रहा होता है। जोंगयोंग बोलता है, दिन में शराब पीना वाकई बहुत ही अच्छी बात है। मिसोसो बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन दिन के दौरान भी में पीना और भी बेहतर है। मैं कुछ और बोतलें ऑर्डर कर सकता हूँ। ये बोलकर मिसोसो और भी शराब ऑर्डर करने लगता है और जोंगयोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो उसका मजा लो और मेरे ऊपर जो तुम्हारा गुस्सा है उसे खत्म करो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो प्लीज मुझ पर एक एहसान करना। और फिर मिसोसो को बोलता है, वैसे तुम्हारे इस बार के फेस ने तो मुझे बेवकूफी बना दिया, खासकर तिल को लगाने की जो जगह, ये काफी ज्यादा शानदार था। मिसोसो बोलती है, खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो हम वही से शुरू करते हैं जहाँ से हमने बात करना छोड़ा था। डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर को भाड़े में देने पर तुम्हें कितना मिलने वाला है? जोंगयोंग बताता है, मुझे इसके लिए मिलेगा 8 दिन के 1 सिल्वर लियांग। जोंगयोंग मिसोसो को यहाँ पर गोल्ड के लियांग के बदले सिल्वर के लियांग बताता है, लेकिन इसी बात से ही मिसोसो हैरान हो जाती है। वो बोलती है, इतना ज्यादा महंगा? जोंगयोंग बताता है, ये एक बहुत ही कीमती आइटम है, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए राजी होते हो तो फिर मैं तुम्हें हेवनली ड्रैगन
स्क्वाड एजेंसी का एक टेम्पररी स्क्वाड वॉरियर बनाकर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ और वहाँ पर तुम्हारे साथ एक चीफ स्क्वाड वॉरियर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें हर तीसरे दिन एक सिल्वर कॉइन दूंगा। बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। मिस सोसो झोंगरियोंग के मुंह पर मना कर देती है, जिसे सुनकर झोंगरियोंग तुरंत ही प्यार से मिस सोसो को और भी शराब देने लगता है। मिस सोसो बताती है ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लंबे समय तक पहना जाने वाला भेष मांसपेशियों को सख्त कर देता है और यहाँ तक कि भेष खराब भी हो जाता है। इस वजह से किसी को हर घंटे इस पर नजर डालने की जरूरत होती है। झोंगरियोंग बोलता है तो फिर क्यों ना तुम भी स्क्वाड टीम में पार्टिसिपेट कर लो। मिस सोसो बोलती है आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे तो पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। झोंगरियोंग पूछता है क्या तुमने इंपीरियल एग्जाम को छोड़ दिया है। शायद से ऐसा और भी बहुत कुछ होगा जो तुम मुझसे सीखना चाहोगे। मिस सोसो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे दोबारा लेना चाहूंगी। झोंगरियोंग बताता है जब हम एक साथ काफिले में थे तब तुमने मुझे बताया था कि तुम अपना एक स्कॉलरशिप बनाना चाहते हो और मेरा मानना ये है कि तुम कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो अपने सपनों को इतने आसानी से छोड़ देती है। उसके बातें सुनकर मिस सोसो भी हैरान हो जाती हैं और फिर झोंगरियोंग से पूछती हैं चलो मान लेती हूँ कि ये सच है, लेकिन ये खसकर हर तीसरे दिन में एक ही सिल्वर नियन क्यों है। झोंगरियोंग बताता है क्योंकि मैं तुम्हें मेरे डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर के बदले मिलने वाले पैसों से पे करने जा रहा हूँ और मुझे भी कुछ अपने पास प्रॉफिट रखना है। मिस सोसो बोलती है अगर मुझे हर दूसरे दिन एक सिल्वर नियंग मिलता है तो फिर मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनकर झोंगरियोंग तुरंत ही खुश होते हुए बोलता है ठीक है डील डन, चलो चलते हैं। उसको इतने आसानी से और जल्दी मान जाने के वजह से मिस सोसो उस पर थोड़ा शक करती है और इधर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना मिस सोसो, क्योंकि मैं हर दिन में एक गोल्ड के नियन के प्रॉफिट करूंगा। और के शुरुआत में हांगझो सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल होता है। वहीं पे हमें प्रिंसेस और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि अपना भेष बदलकर सिटी घूमने के लिए आ चुका था। प्रिंसेस मिस सोसो से पूछती है चीफ स्क्वाड यांग आखिरकार हमें सबसे पहले कहाँ घूमने जाना चाहिए। मिस सोसो झोंगरियोंग की तरफ देखते हुए बोलती है कार्डली बचपन से ही हांगझो में रहते आए हैं, जिस वजह से उन्हें हांगझो के हर एक चीज के बारे में पता है, इसीलिए उनसे ही इस बारे में पूछना बेहतर होगा। प्रिंसेस झोंगरियोंग से पूछती है कार्डली क्या यहाँ पर कोई फेमस रेस्टोरेंट है। झोंगरियोंग बताता है जब तक आप भूखे ना हो तब तक दुनिया के बेस्ट फूड भी आपको खुश नहीं कर सकता, तो फिर हम क्यों ना हांगझो के फेमस जगहों में से जैसे लूफे टॉम जैसे किसी जगह पर क्यों नहीं जाते। लेकिन उससे पहले हम टूटे हुए ब्रिज, लेइफेन पगोड़ा और लिंगिन टेम्पल को देखने के लिए जाएंगे। फिर हम कुछ डम्पलिंग और शाओसिंग बाइन के लिए पश्चिमी झील के पास ड्रिंकिंग इमोर्टल पवेलियन में जा सकते हैं। प्रिंसेस पूछती है डम्पलिंग क्या ये कॉमन चीज नहीं है। झोंगरियोंग बताता है भले ही ये कॉमन हो लेकिन इसका टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। प्रिंसेस बोलती है लेकिन मुझे अच्छे डम्पलिंग्स बनाना आती है। झोंगरियोंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, बेशक आपके डम्पलिंग्स अच्छे हैं लेकिन कहा जाता है कि पानी का टेस्ट भी एक शहर से दूसरे शहर में अलग होता है, तो मुझे यकीन है कि डम्पलिंग्स का स्वाद भी अलग होगा। प्रिंसेस बोलती है अगर आप इसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो फिर चलिए डम्पलिंग्स को ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत सारे जगहों पे घूमने लगता है और बहुत सारे चीजों को देखने लगता है, जिसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर सभी के लिए डम्पलिंग और शाओशिन बाइन का ऑर्डर देता है। प्रिंसेस आसपास के चीजों को देखते हुए झोंगरियोंग से पूछती है ये वही जगह है इसके बारे में आपने पहले बताया था। झोंगरियोंग बोलता है हाँ, जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है जैसा मैंने उम्मीद किया था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे उम्मीद से थोड़ा बुरा निकला। और तभी वहाँ पर सभी को मोमोज सर्व कर दिया जाता है जिसे खाकर मिस सोसो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। झोंगरियोंग प्रिंसेस से पूछता है आपको ये कैसा लगा। प्रिंसेस भी खुश हो तो ये बोलती है क्या ये सच में डम्पलिंग्स हैं। इसे चबाते ही इसके अंदर से मांस के और मसालों के खुशबू मुंह में फैल जा रही है। सच में मैंने इतना टेस्टी डम्पलिंग्स इससे पहले कभी नहीं खाया। रेस्टोरेंट का ओनर आकर प्रिंसेस से पूछता है क्या इसका स्वाद आपको पसंद आया। प्रिंसेस बोलती है हाँ, मुझे लगता है कि मैं इन्हें
हर दिन खा सकती हूँ। रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है पूछने के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन लगता है कि आप सभी मर्सनरीज हैं। आखिरकार इस फील्ड पर कुली का काम करके एक इंसान कितना कमा सकता है। विशोसो बोलती है आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो। रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है दरअसल हाल फिलहाल हमारे यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमें इस जगह को बंद करना होगा। दरअसल बिना काम के मेरा घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। जोंगर्योंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है इस जगह को बंद करना चाहता है, लेकिन मेरे पिछले जिंदगी में तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और तभी रेस्टोरेंट का ओनर जोर से अपने मुट्ठी को कसते हुए चिल्लाकर बोलता है ये सब कुछ पश्चिमी झील के डॉक्टरियों के वजह से हो रहा है। उसे अचानक से इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रिंसेस पूछती है आखिरकार आपका इस बात से क्या मतलब है। वो छोटा सा लड़का रोते हुए बताता है पश्चिमी झील के डॉक्टरियों के लोग हर समय यहाँ पर आते हैं और बिना पैसे दिए हमारे सभी डम्पलिंग्स को खाकर यहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टरियों के लोग आ जाता है और हंसते हुए बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर सुबह सुबह इस तरीके से क्यों रो रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम लोग तुम्हें परेशान करते हैं। उन्हें देखकर जोंगर्योंग अपने मन में बोलता है पश्चिमी झील के डॉक्टरियों, मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है। पश्चिमी झील के आसपास बहुत सारे शराब खानों और ब्रोथल्स है, इसी वजह से उन्हें 4 एरिया में डिवाइड किया गया है और हर एक एरिया को एक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। वेस्टर्न रेसिडेंट के इंचार्ज के ग्रुप को वेस्ट डबल शार्क एसोसिएशन कहा जाता है और पश्चिमी झील के डॉग ट्रियो उनके शॉर्टमैन है। ऑफिशियली उन्हें वेस्ट लेक वंडर ट्रियो कहा जाता है, लेकिन उन्हें डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पिछले जीवन में वो सभी फ्लावर वेनरेबल के हाथों मारा गया था, लेकिन क्योंकि फ्लावर वेनरेबल को मैंने मार दिया है तो अब जिन लोगों को उसने मारा था वो सभी जिंदा है। मैंने पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा था। और फिर जोंगर्योंग धीरे से प्रिंसेस को बोलता है वो सभी पश्चिमी झील के डॉक्टरियो हैं। इससे पहले कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। डॉक्टरियो का एक बंदा उस लड़के को बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि हमेशा हमें क्या चाहिए है ना, जल्द से जल्द जाकर हमारे लिए डम्पलिंग और शियोक्सिन वाइन लेकर आओ। वहाँ पर मौजूद टकला बंदा बोलता है अगर और भी कुछ है तो फिर उसे भी लेकर आओ, जल्द से जल्द हमारे लिए पोर्क को भी बॉयल करने दो। लड़का बोलता है हम लोग बॉयल पोर्क नहीं बेचते हैं। तो सुनकर वो बंदा गुस्से के साथ बोलता है क्या तुम बाजार से जाकर हमारे लिए खरीद के नहीं ला सकते हो। लड़का बोलता है लेकिन पैसे। और तभी प्रिंसेस पैसे देते हुए बोलता है यहाँ पर हमारे पैसे लो और जाओ, मैं बस खाने से पहले ही इनकी कीमत दे रहा हूँ क्योंकि हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खत्म होने के बाद मिस सोसो बोलती है तो क्या अब हम चले। प्रिंसेस बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर हम दोपहर के अंदर दूसरे टी हाउस में जाना चाहते हैं तो फिर हमें जल्दी करना होगा। और तभी डॉक्टरियों के सभी लोग प्रिंसेस की तरफ देखता है, जिसके बाद उनमें से वो टकला बंदा बोलता है रुक जाओ, तुम लोग तो यहाँ से नहीं लग रहे हो, क्या तुम सभी नॉर्थ से हो। मिस सोसो बोलती है हम मर्चेंट हैं जो चाय खरीदने के लिए आए हैं, हम सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी में हैं, इसीलिए अगर तुम लोगों का हमारे साथ कोई भी काम नहीं है तो फिर हम यहाँ से जाना चाहेंगे। वो दूसरा टकले के पास वाला बंदा हंसते हुए बोलता है हम आप लोगों को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रखेंगे, क्यों न जाने से पहले थोड़ा शराब पी लो। और फिर प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोलता है अगर तुम सभी बिजी हो तो फिर हमें उस यंग लड़की के साथ पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन प्रिंसेस को गार्ड करने वाले सभी स्कॉट और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी डॉक्टरों का लीडर बोलता है बस बहुत हुआ, ये लोग अनपढ़ हैं, इसी वजह से इनके पास संस्कार की कमी है। फिर चाहे मैं इन्हें कितना ही संस्कार सिखाने की कोशिश ना कर फिर चाहे मैं इन्हें कितना ही संस्कार सिखाने की कोशिश क्यों ना करूं, तो मर्चेंट तुम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पर जा सकते हो। जोंगर्योंग अपने मन में बोलता है वो सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट को दोष दे रहा है क्योंकि वो माफी मांगना नहीं चाहता। खैर जो भी हो बेहतर हुआ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और फिर प्रिंसेस को बोलता है ग्रुप लीडर चलो यहाँ से चलते हैं, हमें काफी दूर तक जाना है। लेकिन प्रिंसेस को तो आ चुकी थी बहुत ही ज्यादा गुस्सा। वो बोलती है क्या तुम लोग पश्चिमी झील के डॉक्टरियो हो। मैं
तो बस शांति से यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे बदतमीजी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। प्रिंसेस के बातें सुनकर उन सभी के पसीने छूटने लगता है और प्रिंसेस आगे बोलती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट बिना पैसे दिए यहाँ पर आकर डम्पलिंग्स खाते हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों का ये हरकत इस छोटे से दुकान के लिए कितना ज्यादा नुकसान पहुँचाता है? और अगर तुम लोग के इस घटिया हरकतों की वजह से हम इतने टेस्टी डम्पलिंग्स को और नहीं खा पाएंगे तो फिर ये हमारे लिए कितना ज्यादा अफसोस की बात है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट इसे और खाए तो फिर उन्हें कहो कि वो इनका कीमत चुकाए। प्रिंसेस के बातें सुनकर वहाँ पर कुछ देर के लिए खामोशी छा जाता है और फिर डॉक्टरियो ग्रुप का लीडर गुस्से के साथ बोलता है, ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी हमें डॉग कहा है, तुमने मेरे सबॉर्डिनेट के सामने मेरे और मेरे सबॉर्डिनेट की बेइज्जती की, तो इसका कीमत तो तुम्हें चुकाना ही होगा, फिर चाहे तुम लोग जो भी हो और जहाँ से भी आए हो। आज मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। झोंगरियोंग प्रिंसेस को पीछे करते हुए उन लोगों को बोलता है, मैंने वेस्टलेक वंडर ट्रियो के बारे में सुना है, हमारे ग्रुप का लीडर इस जगह से फैमिलियर नहीं है, इसी वजह से उन्होंने एक गलती कर दिया है, इस एक बार के लिए हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उस ग्रुप का लीडर अपने बंदों को बोलता है, आखिरकार तुम सब लोग क्या देख रहे हो, सबसे पहले उस गार्ड कमीने का हाथ काट लो। वो लोग ठीक है बोलकर भागते हुए झोंगरियोंग और बाकियों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि झोंगरियोंग या उसके स्क्वाड और कुछ कर पाए, अचानक से वहाँ पर एक बंदा आकर डॉक्टरों के सभी लोगों का धुलाई करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग और बाकियों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी वो बंदा प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रीटिंग योर हाइनेस। ये सुनकर डॉक्टरों का लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या योर हाइनेस? झोंगरियोंग उस बंदे को देखकर अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये कौन है? क्या कोई और भी गार्ड था जिसके बारे में हम नहीं जानते? तभी मिस सोसो झोंगरियोंग को पीछे कर सामने आकर उस बंदे को बोलती है, तुम्हारे बातें सुनकर लगता है कि तुम हुयाई रिवर से हो और तुम्हारी ये शॉर्ट टेक्निक, तुम वही हो जिसने 5 दिन पहले प्रिंस को मारने की कोशिश किया था। नॉर्थ में जो एसोसिएशंस के सेट है वो है डेथ वैली, स्प्रिट वैली, बोशमाउन, आखिरकार तुम इनमें से कहां से हो? वो बंदा मिसोसो को बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम जियानबू के सेक्टों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मिसोसो बोलते हैं, वो मेरे खून में दौड़ता है। फिर वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती हैं, क्योंकि आखिरकार मैं नामगोंग फैमिली से हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे दादाजी का निकनेम लाइटनिंग शॉट है तो क्या तुम मानोगे? इस बात को सुनकर वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और डॉक्टरों के ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, योर हाइनेस और एक नामगोंग फैमिली का मेंबर, आखिरकार यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हमने 5 दिनों तक बिना रुके सर्कस के जानवरों की तरह काम करते हुए सिर्फ इस पल का इंतजार किया। हम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हट सकते क्योंकि लाइटनिंग शॉट के ग्रैंड डॉटर यहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाता है जो कि उन सभी को चारों ओर से घेर लेता है। वो बंदा आगे बोलता है, अगर तुम लोगों ने प्रिंसेस को हमें नहीं सौंपा तो फिर हम तुमसे उसको छीन लेंगे। और फिर डॉक्टरों के लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुमने कहा कि तुम लोग पश्चिमी झील के डॉक्टरों के लोग हो, तुम लोग हमारे काम के बीच में आ रहे हो, बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं नहीं बताऊंगा कि हम लोग कौन हैं, लेकिन हाँ अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि अचानक नींद में तुम लोगों का मौत हो जाए तो फिर आपसे 1 घंटे तक किसी से भी बात मत करना। ये सुनकर डॉक्टरों का लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। मिस सोसो झोंगरियोंग के पास आकर धीरे से उसके कानों में बोलती है, अभी हमारे पास लोग ज्यादा है, हमें सही समय देखकर प्रिंसेस को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन झोंगरियोंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। फिर वो अपने पास से वही 3 घोड़े के सिंबल वाला टोकन निकालकर उन सभी को दिखाते हुए बोलता है, जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाओ, मैं बैंगजग वांग हूँ, यूनिफॉर्म गार्ड में से एक सीक्रेट बॉडीगार्ड। और फिर डॉक्टरियों के लोगों को बोलता है, पश्चिमी झील के डॉक्टरियों, क्या तुम लोगों को लगता है कि प्रिंस जेन और उनके बेटी की बेइज्जती करने के बाद तुम लोग अपने सर को अपने कंधे पे रख पाओगे? इस बात को सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। एसेसन ग्रुप का एक बंदा हेड एसेसन को बोलता है, उसका टोकन बिल्कुल असली है, इधर
झोंगरियोंग डॉक्टरों के लोगों को बोलता है, मैं तुम लोगों को जिंदा रहने का एक मौका दे सकता हूँ अगर तुम लोग इन लोगों से प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हो। लेकिन अगर ये लोग प्रिंसेस के एक बाल को भी खरोचने की हिम्मत करता है तो फिर मैं तुम सभी का धरती के किसी भी कोने तक पीछा करूंगा और सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। झोंगरियोंग की धमकी सुनकर मीसोसो तो पूरी तरीके से हैरानी हो जाती है। झोंगरियोंग बोलता है, तो बताओ आप तुम लोग क्या सोचते हो? डॉक्टरों का लीडर अपने मुट्ठी कसते हुए बोलता है, हम लकी है कि हमारे पास बचने का एक मौका है। एसन ग्रुप का लीडर बोलता है, क्या तुम लोग सच में ऐसा करने वाले हो? डॉक्टरों का लीडर बोलता है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर सभी लोग अपने अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, हम वेस्ट लेक अंडर ट्रायो और वेस्ट लेक डबल शार्क एसोसिएशन अपनी जान को दाव लगाकर योर हाइनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी और यहीं पर लड़ेंगे। ये बोलने के बाद वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देता है और बाहर से लोग अंदर के आवाजों को सुनकर बोलता है, आखिरकार अंदर हो क्या रहा है? एक बंदा बोलता है, चाहे जो भी हो हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तभी दरवाजा टूटकर एक बंदा बाहर आकर गिरता है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की काफी खतरनाक लड़ाई हो रहा होता है और झोंगरियोंग एसोसिएशन के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो झोंगरियोंग को बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि यूनिफॉर्म गार्ड यहाँ पर शामिल होंगे। जिस पर झोंगरियोंग बोलता है, और ये भी मत सोचना कि प्रिंसेस को मारने की कोशिश करने के बाद तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे, फिर चाहे तुम किसी भी ग्रुप से क्यों ना हो। एसोसिएशन का लीडर बोलता है, हम एक ऐसे ग्रुप है जो पैसों के बदले एम्परर को भी मार देगा, फिर ये प्रिंसेस कौन सी बड़ी बात है? इस बात को सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है, वैसे एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, आखिरकार 1 घंटे से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने डॉक्टरों के लोगों को कहा कि 1 घंटे तक किसी से भी बातचीत ना करना, तो आखिरकार तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? एसोसिएशन का लीडर बोलता है, ये वो समय है जब हम प्रिंसेस को मारने के बाद सारे सबूतों को मिटा देंगे। क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है? झोंगरियोंग चीरते हुए मन में बोलता है, झूठ। हो सकता है कि ये लोग प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्हें समय की जरूरत था। और तभी मीसोसो झोंगरियोंग को बोलती है, ये एक ट्रिक है, ये लोग समय निकालने के लिए जानबूझकर लड़ाई को खींच रहा है। इन लोगों का मकसद प्रिंसेस को किडनैप करना नहीं है, इन लोगों का असली मकसद समय को रोकना है ताकि पीस फ्लावर गार्डन को खबर मिले कि हम लोगों के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया है और वो लोग एक सपोर्ट टीम भेजे। योर हाइनेस और येलो ड्रैगन हॉल मास्टर अगर ये खबर सुनेंगे तो सोचेंगे कि हम खतरे में हैं। डावोलियोंग बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, पिताजी। झोंगरियोंग मन में बोलता है, धत्तरी की वो बिल्कुल सही है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर पीस फ्लावर गार्डन से ज्यादातर एक्सपर्ट को यहाँ भेज देंगे, साथ ही वो लापता स्क्वाड और यूरो का पता लगाने के लिए एबिली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से मदद मांगेगा। हालांकि रीइंफोर्समेंट आने में बहुत ही समय लगेगा, लेकिन असलियत में इन लोगों का मकसद यही है। मीसोसो बोलती है, उनका मैसेंजर अभी तक पीस फ्लावर गार्डन में नहीं पहुंचा होगा। अगर हम में से कोई अभी घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है और जाकर सपोर्ट टीम को वापस मोड़ देता है। तभी झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन प्रिंसेस का क्या? हमें अभी प्रिंसेस के प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। इस बात पर मीसोसो भी कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो एसोसिएशन का लीडर हंसने लगता है। वो हंसते हुए डॉक्टरों के लीडर को बोलता है, वेस्ट लेक के वंडर ट्रियो, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सभी लोग यहीं पर मारा जाएंगे, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों ने प्रिंसेस का अपमान किया है, तो बेहतर होगा कि तुम उनके लिए अपना जान जोखिम में ना डालो। डॉक्टरों का लीडर बोलता है, बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि तुम सही हो। फिर वो अपने मरे हुए साथियों को देखते हुए बोलता है, लेकिन जबकि मैंने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही लिया है, तो फिर मैं कम से कम अपने सबॉर्डिनेट का बदला तो लूंगा ही। एसोसिएशन का लीडर बोलता है, क्या ऐसा है? चलो ठीक है, अब जबकि तुम नरक में जाने के लिए इतना ही ज्यादा उतावले हो रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। ये बोलकर वो डॉक्टरों के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर बोलता है, वहीं पे रुक जाओ, पहले मुझे यहाँ पर कुछ काम निपटाने दो। उस बंदे को वहाँ पर देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मीसोसो को ज्यादा ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मीसोसो का ब्रदर होता है।
वो बोलता है, मैं यहाँ पर अपने यंगा सिस्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनते ही मिस सोसो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। मिस सोसो का ब्रदर एसएसएन के ग्रुप के लोगों को बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन जब तक मैं अपने सिस्टर को ढूंढ नहीं लेता और ये नहीं देख लेता कि वो सही सलामत है यहाँ पर नहीं, तब तक के लिए इस जगह को छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता। एक बंदा बोलता है, आखिरकार तू है कौन बे? मुझे नहीं पता है कि तू यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, लेकिन अब जबकि तूने हम लोगों को देख लिया है तो फिर तुझे भी अब यहाँ पर मरना होगा। इस बात को सुनकर मिस सोसो का ब्रदर शांति से उन तीनों को देखता है और फिर अचानक से ही उन तीनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। मिस सोसो का ब्रदर अपने शॉट को म्यान में रखते हुए बोलता है, अगर मैंने यहाँ पर किसी भी तरह के बदतमीजी की है तो फिर इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। एसएसएन का लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा कर अपने मन में बोलता है, उसने सिर्फ एक अटैक के साथ मेरे 3 सबऑर्डिनेट को मार डाला। और फिर मिस सोसो के ब्रदर से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? मिस सोसो का ब्रदर बोलता है, क्या तुम में तमीज नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है तो फिर पहले तुम्हें उसे खुद के बारे में बताना चाहिए। एसएसएन का लीडर घबराते हुए बोलता है, हम हैं। तभी मिस सोसो का ब्रदर बोलता है, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग हो स्प्रिट वैली के घोस्ट और तुम जरूर से ब्लैक हेड घोस्ट हो, क्योंकि तुमने दिन के उजाले में अपने सर में काले बांस का बना हुआ टोपी पहन के घूम रहे हो और जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने स्प्रिट वैली से जुड़ा हुआ स्प्रिट एस प्लेट टेक्निक और स्प्रिट स्नेयर शॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये सब सुनकर एसएसएन का लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी हमें मिस सोसो को दिखाया जाती है जो कि वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका ब्रदर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मिस सोसो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, ब्रदर क्या ये आप है? ये सुनकर एसएसएन का लीडर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है, ब्रदर क्या इसका मतलब ये नामगोंग फैमिली से अजुरे ड्रैगन सॉर्ड नामगोंग सेओक है? मिस सोसो का ब्रदर एक रिंग दिखाते हुए उसको बोलता है, एक सर्वेंट ये मेरे पास लेकर आया, ये कहते हुए कि तुमने इसे भेजा। मिस सोसो बोलती है, यार मैंने बस ये सोचा था कि हमारा हांगजो के क्रिमिनल्स के साथ सामना हो सकता है, इसके अलावा हमारा टी गार्डन बहुत ही करीब है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप इसे रोक सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। जिसे सुनकर मिस सोसो का ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से मिस सोसो का कान खींचते हुए बोलता है, आखिरकार अब तुम किस तरह के दिक्कतों पे पड़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्प्रिट वैली के एसएसएन इजी ओपोनेंट हैं? पहले भी एक इतने बड़े हादसे के बावजूद तुम फिर से हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का स्क्वाड वॉरियर बनकर फिर से एक और मुसीबत अपने सर ले लिया। मिस सोसो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर झोंगरियोंग को बोलती है, मैं यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ चीजों का ख्याल रख लूंगी, तो तुम जल्द से जल्द पीस फ्लावर गार्डन में जाओ। झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन तभी कापोलियोंग बोलता है, मैं अपना जान देकर भी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करूंगा। प्रिंसेस भी रोते हुए बोलती है, प्लीज यंग मास्टर मेरे पिताजी को बचा लीजिए। जिसे सुनकर झोंगरियोंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम सबको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। झोंगरियोंग को रास्ते में भागता हुआ दिखाया जाता है और वो भागने की वजह से थककर जोर जोर से हाँफ रहा था। तभी वो सामने घोड़े से कुछ लोगों को आता हुआ देखता है जो कि पीस फ्लावर गार्डन को गार्ड करने वाला स्क्वाड वॉरियर होता है। उन्हें देखकर झोंगरियोंग बोलता है, रुक जाओ, मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से ली झोंगरियोंग हूँ। लेकिन वो सभी स्क्वाड वॉरियर झोंगरियोंग के बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसे देखकर झोंगरियोंग बोलता है, धत्तरी की, हालांकि मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे पास पीस फ्लावर गार्डन की तरफ भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन घोड़े के बिना 4 किलोमीटर दूर तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वो सामने कुछ घोड़े को देखता है। दरअसल ये एक स्टेशन होता है जहाँ से घोड़े को बोरो किया जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होकर हमें पीस फ्लावर गार्डन का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि झोंगरियोंग घोड़े के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन वो आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि
आसपास बहुत सारे गार्ड बेहोश पड़ा हुआ होता है और चारों ओर पॉइजनस गैस फैला हुआ है। जोंगयोंग को पॉइजनस गैस से इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर वो हजारों सालों वाले अर्थ फॉर्म का स्पिरिट है, मतलब कि हेवन और अर्थ का स्पिरिट। लेकिन अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकता है तो फिर ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जोंगयोंग बोलता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाकर पिनचेंग को ढूंढना होगा। और तभी वो वहाँ पर किसी को बात करता हुआ सुनता है जो कि बोलता है हमें कैरेस लाने का ऑर्डर दिया क्या है, इसीलिए जल्दी करो। जोंगयोंग सामने एक बंदे को भागता हुआ देखता है और फिर हमें पीस फ्लावर गार्डन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है सब लोग डिफेंस को बनाए रखो, हम किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते। तभी एक बंदा दूर से तीर चलाते हुए एक गार्ड को मार देता है, जिस वजह से येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कमीने, मैं तुझे अपने दोनों हाथों से मार डालूंगा। तभी वो बंदा एक और तीर निकलकर येलो ड्रैगन हॉल मास्टर के ऊपर मार देता है और उसके बगल में जो ओल्ड मैन था वो भी तेजी के साथ येलो ड्रैगन हॉल मास्टर की तरफ जाने लगता है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर उस तीर को डिफ्लेक्ट करता है लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या ये तो एक मेटल का तीर था। तभी वो ओल्ड मैन येलो ड्रैगन हॉल मास्टर के पास आकर बोलता है तूने अपना पोस्टर ब्रोक कर दिया, और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जिसके वजह से येलो ड्रैगन हॉल मास्टर उड़ता हुआ बहुत ही दूर पीछे जाकर गिरता है और सभी गार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब लोग अपने पोजीशन पर बने रहो। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर उस ओल्ड मैन को देखते हुए बोलता है ये मार्शल आर्ट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक यूनिफॉर्म गार्ड इस तरीके से ठक्का जीवन जी रहा होगा। बोले ऐसा लगता है कि कम से कम तुमने एक लीडर का पोजीशन तो सिक्योर कर ही लिया है। ओल्ड मैन येलो ड्रैगन हॉल मास्टर को हंसते हुए बोलता है अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाते हो तो फिर मैं तुम्हें बिना दर्द के एक आसान मौत दूंगा। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा। और तभी पीछे का दरवाजा खुलता है जिसमें से प्रिंस चिंग बाहर आते हुए बोलता है बस बहुत हुआ, सब के सब यहीं पे रुक जाओ। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर प्रिंस चिंग को बाहर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है इंपीरियल हाइनेस आप बाहर क्यों निकले, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जल्द से जल्द अंदर जाइए। लेकिन प्रिंस सिंह उस ओल्ड मैन को बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मैंने उस चीज को छुपा दिया है और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से सपोर्ट आ रहा है, इसलिए बेकसूर लोगों को मारना बंद करो और मुझे हॉस्टेज बना लो। ये सुनकर येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन वो ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है ठीक है। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है इंपीरियल हाइनेस आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रिंस सिंह बोलता है आपने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया है तो क्या अब आप मेरे पत्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रहेंगे, जाने से पहले मुझे इस चीज की गारंटी चाहिए। येलो ड्रैगन हॉल मास्टर को ना चाहते हुए भी यह बात मानना पड़ता है। वो बोलता है इंपीरियल हाइनेस आपके एक सर्वेंट होने के नाते मैं अपना जान देकर भी उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो ओल्ड मैन अपने उस तीर चलाने वाले बंदे को बोलता है मैं प्रिंस चिंग के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लाशों का ध्यान रख के हमारे पीछे आओ। इसके बाद प्रिंस चिंग को हमें कैरेस की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है और वो ओल्ड मैन प्रिंस चिंग को बोलता है मैं काफी दूर तक जाना है, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। और तभी पीछे से प्रिंस चिंग की पत्नी रोते हुए बोलती है इंपीरियल हाइनेस आखिरकार आप मुझे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तभी ये देखकर येलो ड्रैगन हॉल मास्टर बोलता है इंपीरियल हाइनेस मैं आपको छुड़ाने के लिए जरूर आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। ये सुनकर प्रिंस चिंग हल्का सा स्माइल करता है और फिर कैरेस के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ओल्ड मैन कैरेस को ले जाने के लिए बोलता है और एक बंदा ठीक है बोलकर कैरेस को चलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जोंगयोंग होता है जो कि उन लोगों के कपड़े पहने हुए हैं और अपने मुंह को भी छुपाए हुए है ताकि उसे कोई पहचान ना ले। इसके बाद हमें उन सभी को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अपने लोगों के साथ कैरेस के आगे जाने लगता है। तभी कैरेस का पहिया एक पत्थर से टकरा जाता है जिस वजह से प्रिंस चिंग को एक जोरदार झटका लगता है और वो जोंगयोंग को बोलता है क्या तुम धीरे नहीं जा सकते,
इधर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मैंने सोचा कि हम नॉर्थ की ओर बीजिंग जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय हम लोग तो ईस्ट की ओर जा रहे हैं। ये रोड कियांतन रिवर के माउथ तक जाता है, क्योंकि ये नदी आगे जाकर समुन्दर पर जुड़ता है, इसीलिए ये होंगजो के नदियों की तरह बर्फ से जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि ये लोग समुन्दर के रास्ते से भागने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे इन लोगों के बीच दूरियां बना लेना चाहिए। अभी प्रिंस झेंग फिर से झोंगरियोंग को गाली देते हुए धीरे चलाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, ठीक है योर हाइनेस। ये सुनकर प्रिंस झेंग थोड़ा हैरान होता है और झोंगरियोंग आके बोलता है, अब तक सभी एसेसिन को डिफीट हो जाना चाहिए, इसलिए हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी आपको बचाने के लिए आ ही रहा होगा। साथ में नामगोंग क्लैन भी है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंस झेंग हैरानी से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? झोंगरियोंग अपना चेहरा दिखाते हुए बोलता है, मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी से ली झोंगरियोंग हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा, तो प्लीज कैरेस के अंदर ही रहिए। ये बोलने के बाद वो कैरेस को धीरे चलाते हुए काफी ज्यादा पीछे ला देता है और तभी अचानक से कोई उसके ऊपर तीर से हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही तीर चलाने वाला बंदा होता है जो कि पीस फ्लावर गार्डन में रह गया था, और वो बाद में पीछे से आने के वजह से कैरेस को इतना पीछे देखकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पहले मुझे लगा था कि ये कोई लड़का है, लेकिन ये एक लड़की है, तो इसके लिए सॉरी। दरअसल झोंगरियोंग जिस एसेसिन को मारकर उसका कपड़ा चुराया था, इस लड़की को उसका डेड बॉडी मिल गया था, और इसी वजह से वो इतना जल्दी वापस आ गया। झोंगरियोंग कैरेस को तेज भगाते हुए बोलता है, योर हाइनेस मैं आपको किसी भी हालत में बचा लूंगा, प्लीज आप कैरेस को कस के पकड़ लीजिए। जिसके बाद वो कैरेस को दूसरी दिशा में मोड़ कर तेजी के साथ भगाने लगता है, जो कि आगे से वो ओल्ड मैन भी नोटिस कर लेता है। प्रिंस झेंग पूछता है, आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं? झोंगरियोंग बताता है, हम वेस्ट लेक जा रहे हैं। प्रिंस झेंग पूछता है, आखिर वहाँ क्यों? झोंगरियोंग बताता है, उसे पार करने के लिए। जिसे सुनने के बाद प्रिंस झेंग उसका प्लान समझ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर झोंगरियोंग पूछता है, योर हाइनेस क्या आप ठीक है? प्रिंस झेंग बोलता है, मेरे बारे में चिंता मत करो और पूरे स्प्रिट के साथ भागो। मैं सिर्फ इसलिए हंसा क्योंकि मैंने उस ओल्ड मैन के चेहरे को इमेजिन किया था, काश मैं इसे अपने आंखों से देख पाता। ये सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा स्माइल करता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कैरेस को लेक के ऊपर से ले जाने लगता है, क्योंकि लेक बर्फ से जमा हुआ था। प्रिंस झेंग बोलता है, हे भगवान, हम सच में एक कैरेस का इस्तेमाल करके लेक पार कर रहे हैं। तभी प्रिंस झेंग देखता है कि ओल्ड मैन भी अपने लोगों के साथ पीछे पहुंच गया था, लेकिन लेक में उतरते ही ओल्ड मैन का घोड़ा फिसलकर गिर जाता है, जिसे देखकर प्रिंस झेंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंसने लगता है। लेकिन अचानक से झोंगरियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड मैन तेजी के साथ भागते हुए कैरेस की तरफ आ रहा था। ये देखकर प्रिंस झेंग भी थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्या ये कोई मॉन्स्टर है? तभी झोंगरियोंग बोलता है, योर हाइनेस, कैरेस में एक बैग होगा जो मैंने पीस फ्लावर गार्डन से लेकर आया था, प्लीज क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? प्रिंस झेंग ठीक है बोलकर वो बैग झोंगरियोंग को दे देता है, और झोंगरियोंग उस बैग में से कुछ कीले निकालकर अपने शूज में बांध लेता है, और तभी एक तीर आकर झोंगरियोंग के बगल में कैरेस पर लगता है, जिसे देखकर प्रिंस झेंग बोलता है, उनका तीरंदाज काफी शानदार है, क्या तुम ठीक हो? झोंगरियोंग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योर हाइनेस प्लीज आप कैरेस को संभालिए। प्रिंस झेंग बोलता है, क्या? झोंगरियोंग बताता है, जब कैरेस को खींचने वाले घोड़े को लगता है कि लगाम किसी के हाथ में भी नहीं है, तब वो रुक जाता है। प्लीज आप कसकर पकड़ रखिए, जैसे कि आप सवारी कर रहे हो, और घोड़े अपने आप भागते रहेंगे। आपको लेक पार करते ही शायद से हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के स्क्वाड वॉरियर मिल जाएगा। प्रिंस झेंग पूछता है, रुको, आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? झोंगरियोंग बताता है, मैं आपके लिए थोड़ा टाइम बाय करूंगा। प्रिंस झेंग बोलता है, वो ओल्ड मैन एक मास्टर है, तो फिर तुम इसके बजाय घोड़े को भगाकर यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? झोंगरियोंग बोलता है, क्योंकि आपको सेफ रखना मेरा जॉब है। जो सुनकर प्रिंस झेंग हैरानी से झोंगरियोंग को देखने लगता है। झोंगरियोंग बोलता है, झूठ होने के लिए माफ कीजिए, लेकिन इजाजत हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? प्रिंस झेंग बोलता
बोलता है हाँ कहो। झोंगरियोंग बोलता है अगर मैं आज योर हाइनेस को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाता हूँ तो प्लीज किसी दिन मेरा एक फेवर कीजिएगा। रिनजेंग पूछता है आखिरकार तुम्हारा ये रिक्वेस्ट एसेसियंस के धमकियों से भी डरावना क्यों लग रहा है। और फिर आगे बोलता है तुम पहले ही मेरे और मेरी बेटी का जान बचा चुके हो, तुम्हारा रिक्वेस्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो इससे ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। झोंगरियोंग बोलता है तो ठीक है ये एक वादा रहा। और फिर कुल्हाड़ी लेकर उस ओल्ड मैन के सामने पहुंच जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।